हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला, जो आपको नीट 2024 के लिए एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ा रहा है। लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ ये बता रहा हूँ कि पेपर कहाँ से आएगा। गारंटी से आप अगर इस वीडियो को देखोगे तो आपको लग जाएगा कि हाँ, यहीं से पेपर पूछा जाएगा। आप पेपर के बाद आकर भी यहाँ कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस क्या रहा है। अगर आपने इससे पहले वीडियो हमारी नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं, 12th क्लास की वीडियोस का पूरा कोर्स जो है ख़त्म हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 11th क्लास वाला सिलेबस पूरा हो चुका है। लास्ट चैप्टर बस ये आज एक्सक्रीशन, उसके बाद 2-3 चैप्टर और बचे हुए हैं, 3 बस। उसके बाद आपका कोर्स हो जाएगा खत्म। साथ ही साथ चैनल पर आपको अब क्वेश्चंस की वीडियो भी मिलने वाली हैं, और जिसपे कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लगातार बस आपका सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा ख़त्म करके हटिएगा तो आपको दिखेगा कि काफ़ी सारा काम आपका कंप्लीट हो गया है। तो लगातार चैनल पर बने रहना। और आज की वीडियो करते हैं शुरू। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, जो कि आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से है। तो करते हैं शुरू। चैप्टर नंबर 16, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। कैसे आप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हटाते हो और वो क्या होती हैं। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, एक एक लाइन, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 सवाल आने की संभावना नीट में रहती ही है हमेशा। तो करते हैं शुरू। लिखा है कि एनिमल्स एक्यूमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फोस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। तो यहाँ से देखो कितना अच्छा लिखा है। समझने की बात है कि अमोनिया भी निकालते हैं कुछ वेस्ट की तरह, यूरिया भी, यूरिक एसिड भी, CO2 भी, वाटर भी, आयन, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फोस्फेट एक्सेट्रा, सल्फेट भी, ये सब रिमूव किया जाता है आइदर बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटी और बाय द अदर मीन्स ऑफ एक्सेस इंजेशन. These substances have to be removed totally or partially. In this chapter, you will learn the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste. आप इस चैप्टर में पढ़ोगे कि कैसे हम नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करते हैं बॉडी से. Ammonia, urea, uric acid are the major form of nitrogenous waste excreted out by the animals. Ammonia is the most toxic form of required large amount of water to eliminate. तो ये नीट में आने वाली लाइन है, मार्क कर लीजिएगा. अमोनिया को बाहर रिलीज करने के लिए आपको वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जबकि यूरिया वगैरह के लिए, यूरिक एसिड के लिए बिल्कुल कम. लिखा है द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म. अमोनिया निकालने के प्रोसेस को अमोनोटेलिज्म कहते हैं. मैनी बोनी फिश, यहाँ से सवाल क्रिएट होगा, आपको मार्क कर लेना है. बहुत सारी बोनी फिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट्स और दे आर अमोनोटेलिक. तो ध्यान रखना, ज़्यादातर पानी में, नॉर्मली पानी में रहने वाले अमोनोटेलिक होते हैं, और जो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह हैं दे आर इन्वर्टिब्रेट्स. मतलब वो जो आपके ज़्यादातर कैसे होते हैं, मोनोटेलिक्स होते हैं. तो यहाँ से आपको मार्क कर लेना है कि बोनी फिश पेपर में पूछा जाएगा. एक्वाटिक एम्फीबियंस और एक्वाटिक इंसेक्ट्स आर मोनोटेलिक इन नेचर. अमोनिया इज रेडियली सोल्यूबल इन जनरली एक्सीडेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द बॉडी सरफेस थ्रू द गिल सरफेस इन फिश. तो फिश में भी देखो गिल सरफेस से निकालते हैं. एंड अमोनियम आयंस, तो NH4+ की फॉर्म में इनको रिलीज किया जाता है. किडनी डू नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल टू एक्सक्रीट द अमोनिया. टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, ज़मीन पर रहना है तो आपको ये, ज़मीन पर इतना पानी उपलब्ध नहीं होता, तो ज़मीन पर रहने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने नाइट्रोजनस वेस्ट में बदलाव करना पड़ेगा. तो लिखा है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन नेसेसिटाइज द प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर. पानी को बचाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि अपना जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसका कन्वर्ट करके यूरिक एसिड या यूरिया बना लिया. लिखा है मैमल्स, मैनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मैराइन फिशेस मेनली एक्सक्रीट यूरिया एंड आर यूरियोटेलिक. तो दे आर यूरियोटेलिक. And ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidney. यहाँ पे आपको सवाल मिलेगा. यहाँ लिखा है कि जो अमोनिया बनती है उसको लीवर में, कहाँ, लीवर में कोरी साइकिल एक होती है, कोरी साइकिल यहाँ पर चलती है लीवर के अंदर, और उस कोरी साइकिल के थ्रू जो है उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में. तो ध्यान रखना, वो यूरिया बना देती है लीवर के अंदर. एंड सम अमाउंट ऑफ द यूरिया में बी रिटेन्ड इन द किडनी मैट्रिक्स. आप इसको बाद में पढ़ोगे कि कुछ यूरिया वहीं पर रह जाता है, एलिमिनेट नहीं होता, जो कि वहाँ ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है. ये स्टेटमेंट भी नीट में आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़िएगा. ये स्टेटमेंट नीट के लायक है, बन जाएगा पेपर में. रेप्टाइल, बर्ड, स्नेल्स, इंसेक्ट्स एक्सक्रीट नाइट्रोजन वेस्ट एज यूरिक एसिड. यहाँ से फिर से एग्जाम्पल नोट करने हैं. रेप्टाइल, बर्ड, लैंड स्नेल्स, इंसेक्ट एक्सक्रीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज यूरिक एसिड. तो इनका नाम याद कर लेना. यानी कि जो ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, बिल्कुल भी कम पानी पीते हैं, तो वो आपके यूरिक एसिड बनाते हैं. एंड द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट विद मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स. तो यहाँ से एग्जाम्पल याद कर लोगे. बर्ड्स का पूछा आता है बहुत बार. अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वेराइटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इन्वर्टिब्रेट्स. दीज स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, whereas invertebrates have complex tubular organs like kidney.
सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर मेंशनड हियर, तो यहाँ से पहला सवाल बनेगा प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। मार्क कर लेना, बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल्स को ही कहते हैं एंड दे आर द एक्सीटेड स्ट्रक्चर इन द प्लेटिहेल्मिन्थेस, पहला सवाल। दूसरा इसका एग्जाम्पल लर्न कर लेना, प्लेनेरिया भी एंड रोटीफर्ड्स एंड सम एनिलिडा, एनिलिडा में भी आपको मिलेगा देखने को प्रोटोनेफ्रिडिया एंड द सिफेलोकोडेट्स। सिफेलोकोडेट्स आपको ये इतना तगड़ा सवाल है क्योंकि यार देखो बच्चों को लगता है कि सिफेलोकोडेटा तो कोडेटा है तो वहाँ तो किडनी हो गई होगी, लेकिन नहीं, जो सिफेलोकोडेटा होता है एग्जाम्पल एम्फिओक्सिस, दे हैव सोलेनोसाइट्स। सोलेनोसाइट्स मतलब ग्रुप ऑफ फ्लेम सेल्स ही, और वो प्रोटोनेफ्रिडिया वहाँ पर आपका मिलता है इसी काम के लिए, जो कि वहाँ ओस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। तो बढ़िया सवाल बनेगा सिफेलोकोडेटा का, जब भी बनेगा पक्का मार्क कर लेना, आने की संभावना 1000% है। लिखा है प्रोटोनेफ्रिडिया आर द प्राइमरी कंसर्न विद आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ऑस्मोरेगुलेशन एंड नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म। नेफ्रिडिया जो है वो ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है अर्थवर्म की, यहाँ से मार्क करो। दे आर द जो आपके अर्थवर्म्स होते हैं वो आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस के सॉरी एनिलिडा में आते हैं। एंड नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव द नाइट्रोजन वेस्ट एंड मेंटेन ए फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस, वही करते हैं सब कुछ सब। फिर लिखा है मेलपिगियन ट्यूब्यून, जो इंसेक्ट्स में आपको मिलता है, आपको पढ़ा भी है आपने पीछे कॉकरोच वगैरह में, तो ध्यान रखना इंसेक्ट्स के अंदर मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करते हैं। एंड मेलपिगियन ट्यूब्यूल हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मोरेगुलेशन, तो वही बात है। लास्ट सवाल फिर से जो तगड़ा सवाल है वो ये है एंटीनल ग्लैंड्स ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन, तो ध्यान रखना एंटीनल ग्लैंड्स ग्रीन ग्लैंड आपकी मिलती है क्रस्टेशियंस में जो कि एक्सक्रीटरी फंक्शन करती हैं। तो भैया तगड़ा सवाल है, ये आता है, बहुत बहुत बार पूछा गया है, इसे मार्क कर लो, अब की बार भी आने की संभावना बनेगी। नेक्स्ट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ सवाल है यहाँ पर जो लर्न करने हैं आपको। लिखा है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ किडनीज, वन पेयर ऑफ यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा। किडनीज आर रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ द, पहला सवाल जो यहाँ से नीट में आएगा वो ये है लेवल लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर वर्टिब्रा। तो ये क्वेश्चन है लास्ट थोरेसिक एंड द थर्ड लंबर। लास्ट थोरेसिक आपको पता है T12 होती है, T12 से L3 तक इनकी पोजीशन बताई गई है। तो ये सवाल आपको नीट में आने की संभावना है, ये पूछा जाएगा पोजीशन। एंड दे वर क्लोज द डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, तो ये कहाँ मिलती है, डोर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी मिलती है। तो मतलब एक सवाल है बहुत पुराना, पूछते हैं कि किडनी आर रिट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, तो इस लाइन का मतलब वही है कि रिट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन होती है। तो अगर आपसे पूछा गया तो आप नोट कर लेना रिट्रोपेरिटोनियल इन पोजीशन, तो सही कर देना। लिखा है ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर का साइज पूछेंगे, 5 to 7 सेंटीमीटर की विड्थ याद करनी है, 2 to 3 सेंटीमीटर की आपको थिकनेस याद करनी है। विद एन एवरेज वेट होता है 120 ग्राम to 170 ग्राम तक वजन होता है। Toward the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum, through which ureter, blood vessels and nerve enter। तो पहले मैं आगे पढ़ने से पहले किडनी के डायग्राम को एक बार देख लेता हूँ, फिर आपको आगे बढ़ाऊंगा। ये देखो यार, ऐसा है, यहाँ पर एक चीज़ बनी हुई है, डायग्राम्स को देख लो, इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो ये जो किडनी है इसको हम अगले पेज पर डिस्कस कर लेंगे। वैसे आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पर आपको दिखेगा ध्यान से कि एक गड्ढा जो है ये जिसकी बात कर रहे हैं कि देयर इज़ अ नोच, वहाँ जो नोच होती है उस नोच से आपका जो ब्लड वेसल्स है वो वहाँ से घुस रही होती हैं। और आप देखो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड दिख रही है, एड्रिनल ग्लैंड है ऊपर की तरफ, और आपको ऊपर से देखो इन्फीरियर वेना केवा है ये, और ये आपका नीचे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर निकले रीनल आर्टरी दिख रही होगी। ये रीनल आर्टरी और इन्फीरियर वेना केवा कनेक्टेड है किडनी के साथ, है ना। और आप देखो कि नीचे डोर्सल अवर्टा में से ब्रांच बनी हुई। ये सवाल बन सकता है यहाँ से कि रीनल आर्टरी इज़ ए ब्रांच ऑफ, तो आपका आंसर होगा रीनल आर्टरी इज़ ए ब्रांच ऑफ द डोर्सल अवर्टा। ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर। नीचे आप देखोगे यूरेटर आकर के यूरिनरी ब्लैडर में खुलते हैं, ब्लैडर के अंदर आपको एक ट्रायंगुलर शेप मिलेगी यहाँ पर इस तरह की। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, अभी बता दूँ, अगले पेज पर तो दिया है थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पर आपके यूरेटर में स्फिंक्टर्स होते हैं, 2 यूरेटर में स्फिंक्टर्स होते हैं। 2 स्फिंक्टर्स का काम होता है कि वो आपके एक तो ऑटोमेटिक कंट्रोल मतलब एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में होता है, पिछले वाला ऑटोनॉमिक कंट्रोल में होता है, और अगले वाला तुम्हारे जो इच्छा वाला वॉलंटरी सिस्टम है उसके कंट्रोल में होता है। तो ये सवाल भी यहाँ से बन जाता है कभी कभी। ब्लैडर के अंदर यूरिन जो है इकट्ठा होता है, ब्लैडर के अंदर आपको मसल्स मिलती है, ब्लैडर के अंदर आपका दीवारों में जो ब्लैडर की दीवारें होती है उसमें ऐसे जो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपके ब्लैडर के फुल होने पर ब्रेन को सूचना देते हैं यूरिनेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं। बाकी इस डायग्राम से कुछ और सवाल नहीं बनेगा। थोड़ा आपको दिख रहा होगा यहाँ पर राइट जो किडनी है लेफ़्ट जो किडनी है थोड़ी सी ऊपर दिखाई दे रही है एज़ कम्पेयर टू द राइट वन, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, इतना सवाल बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। चलिए
अगले पेज पर चलते हैं, पहले फिर इस किडनी को पढ़ते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे आके वापस। यहाँ देखो किडनी आपको दिखाई दे रही होगी है। इस किडनी के अंदर आप देखोगे तो किडनी वीन शेप दिखाई दे रही है। इसमें आपको दिखेगा सबसे पहली बात तो आप देखो किडनी का जो बाहर का जो एरिया है, किडनी के आउटर कवरिंग है, अंदर का एरिया कोर्टेक्स है। एंड कोर्टेक्स के अंदर आप जाओगे थोड़ा तो ये जो यहाँ वाला एरिया है, ये वाला, ये मेड्यूला कहलाता है। तो कोर्टेक्स और मेड्यूला दो पार्ट हैं, ध्यान रखने की बात ये है। मतलब पहले बाहर कोर्टेक्स है, उसके अंदर ये मेडुला वाला रीजन होता है। तो मेडुला वाले रीजन में आपको कुछ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होंगी, तो इनको कहते हैं मेडुलरी पिरामिड या फिर रीनल पिरामिड इनको कहा जाता है, जो मेडुला में आपको दिखाई दे रहे होंगे। फिर इनके अंदर पिरामिड के अंदर लाइन सी आपको दिखाई दे रही है, तो लाइन खींची हुई है डार्क कलर की, तो ये ऐसी लाइन है। तो दीज आर द नेफ्रॉन्स, ये लाइनें कहलाती है नेफ्रॉन। और फिर आप देखोगे यहाँ पर के बाहर जो कवरिंग है दैट इज़ द रीनल कैप्सूल। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर के जो रीनल पिरामिड्स हैं, उन रीनल पिरामिड के बीच में आप देखोगे यहाँ पर जो कोर्टेक्स वाला पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा नीचे आया हुआ है। मतलब इस तरह से पिरामिड्स के जो बीच में जो स्पेस है वहाँ पे आपको दिखाएगा कि कोर्टेक्स वाला पार्ट नीचे तक आया हुआ है। तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ रीनल कॉलम, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम। तो रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी इसका पूरा नाम है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी इसे कहते हैं। तो कोर्टेक्स वाला पार्ट ही जो है वो आपका जो पिरामिड्स हैं उनके बीच में हो जाता है, आके आ जाता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये जो दिख रहा है ये यहाँ से पीछे दिख रहा होगा ना, ये वाला मैं लाइन कर रहा हूँ, ये आपको बुक में दिखेगा नहीं अपनी, पर यहाँ दिखेगा, देखो जूम करके ऐसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ऐसा सॉरी ये आपको दिखेगा यहाँ पे, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, देखो ऐसे। तो एक स्ट्रक्चर आपको ऐसी दिखाई दे रही होगी, ये वाली जो मैंने डार्क की है अभी, पिंक वाली। इसमें मैं बताऊं आपको, अगर आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ से मैं वैसे ही कॉपी करके बाहर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे देखना, इधर बनाता हूँ, एक सेकेंड। भाई वो जा पेस्ट कहाँ गया, नहीं आ रहा है यार, ठीक है अभी नहीं आ रहा है तो एक सेकंड रुकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपकी है ना, तो ये पता क्या कहलाती है, जो आपका बाहर से यूरेटर है ना, यूरेटर आने के बाद क्या करता है, डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, ठीक है। यूरेटर आने के बाद दो पार्ट में डिवाइड होगा, तो दिख रहा होगा एक बड़ा सा एक छोटा सा। तो बड़े वाला जो है ना वो है आपका मेजर कैलिक्स, बड़े वाले को कहते हैं मेजर कैलिक्स। दो ब्रांच आपको दिख रही होंगी इसके अंदर, एंड दीज आर द मेजर कैलिक्स, उनको कहते हैं मेजर कैलिक्स। फिर आगे जाके फाइन थोड़ा और बढ़ जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो थोड़ा और डिवाइड हो जाता है तो उसको बोलते हैं माइनर कैलिक्स। तो आपको अब यहाँ दिखेगा, देखो ये यहाँ पे देखो ऐसे, तो ये जो दो दिख रहे हैं, एक तो ये, एक ये और एक ये इधर, तो ये तो है मेजर कैलिक्स। तो मेजर कैलिक्स के बाद आगे डिवाइड होकर और डिवाइड हो रहा है, ब्रांच बना, तो माइनर कैलिक्स है। माइनर कैलिक्स जो है खुलते हैं आपके रीनल पिरामिड पे, यहाँ पे ये रीनल पिरामिड है मान लो, तो यहाँ पर पिरामिड खुलता है। रीनल पिरामिड कहाँ खुलता है, माइनर कैलिक्स के टिप पर, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अंदर है आपके नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स का जो सिक्रीशन, मतलब नेफ्रॉन से जो वेस्ट निकलता है वो सारा का सारा फाइनली जो आपका टिप होती है इसकी पिरामिड की, इस पर निकलता है। और उसके बाद वो सिक्रीशन जो है आपका कहाँ पहुँचता है, वो पहले माइनर कैलिक्स में आएगा, उसके बाद वो यहाँ मेजर कैलिक्स में आएगा, उसके बाद इस एरिया में आता है। इस एरिया को कहते हैं यहाँ वाले को पेल्विस, रीनल पेल्विस में आएगा। और रीनल पेल्विस कनेक्ट रहता है यूरेटर के साथ में, आप देखोगे यहाँ पर, तो ये है रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस कनेक्ट दिखाई दे रहा है आपको यूरेटर के साथ में। फाइनली वेस्ट जो है वो यूरेटर से फिर बॉडी से बाहर चला जाता है ब्लैडर में। तो यहाँ पे आपको ये जरूर ध्यान रखना है माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स कहाँ हैं, और कोर्टेक्स है, कोर्टेक्स के अंदर मेड्यूला वाला एरिया है, वहाँ पर पिरामिड्स होते हैं, उनके अंदर आपके होते हैं नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर फिर पढ़ेंगे आगे चल के, पहले हम इसको ही पढ़ लेते हैं पीछे जाके वापस से। तो यहाँ पर इन्होंने दिया है कि भैया द इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस एंड द प्रोजेक्शंस आर कोल्ड एज कैलिसिस। तो रीनल पेल्विस के प्रोजेक्शंस जो हैं वो उंगली जैसे आगे दिखे हैं, उनको कहते हैं कैलिसिस। द आउटर लेयर ऑफ द किडनी इज टफ एंड कैप्सूल इनसाइड द किडनी देयर आर टू जोन्स दैट द आउटर द कोर्टेक्स एंड द मेडुला is divided into few conical mass, that is a medullary pyramid or renal pyramid project into calyces and the cortex extend between the pyramid। cortex जो है वो पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर जाता है एंड फॉर्म्स द कॉलम्स ऑफ बर्टनी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी वाला। ईच किडनी हैज ए नियरली 1 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। तो एक किडनी में लगभग नियरली 1 मिलियन है, समाप्त कर लेना, नियरली 1 मिलियन तक नेफ्रॉन होते हैं।
एंड विच आर द फंक्शनल यूनिट, ये सवाल है इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की। एंड द ईच नेफ्रॉन हैज़ टू पार्ट, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल ट्यूब्यूल। तो अभी फिर से मैं देखना पड़ेगा फोटो नेफ्रॉन का। तो भैया देखो नेफ्रॉन का फोटो नीचे दिया है, इसको देख लो ध्यान से। इसमें जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दैट इज द ट्यूबुलर पार्ट, येलो पार्ट ट्यूबुलर पार्ट है। ट्यूबुलर पार्ट में आप देखो सबसे आगे की तरफ आपको दिखेगा, यहाँ पर आपको दिखाएगा कप जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है येलो वाली। ये जो कप वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस कप वाली स्ट्रक्चर को बोलते हैं बोमेंस कैप्सूल। ये कप वाली स्ट्रक्चर है बोमेंस कैप्सूल, आपको दिख रहा होगा। फिर आप बोमेंस कैप्सूल के आगे जो देखोगे ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट दिख रहा है, जो ये कॉन्वोल्यूटेड पार्ट दिख रहा है दैट इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये लॉन्ग जो लंबा पार्ट नीचे जा रहा है, डीप जा रहा है, ये वाला ये कहलाता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले फिर यू शेप की पिन जैसा होता है, जैसी आपकी जो पिन होती है वो जो सिर पे लगाने वाली वैसे वाली पिन, वो तो वैसा बन जाता है नीचे जाके। फिर वापस आएगा, फिर वापस से लूप करेगा, वैसे कॉन्वोल्यूटेड सरफेस बनाएगा, फिर से उसे कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्ड्रोइड ट्यूब्यूल। उसके बाद डीसीटी जा करके कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। तो ये है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट में आपका बोमेंस कैप्सूल है, उसके बाद पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले है, और कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के जुड़ जाता है। फाइनली फिर आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ी सी आर्टरी जो कि किडनी के अंदर घुसती है, रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी डिवाइड करके बहुत सारी फाइन आर्टरीज बनाती है जिन्हें रीनल आर्टरियोल्स कहा जाता है, दैट इज द एफरेंट आर्टरियोल और इफरेंट आर्टरियोल। आप देखोगे एक एक एफरेंट आर्टरियोल ब्लड को लेकर के आ रही है कहाँ पर, जो बोमेंस कैप्सूल है उसके अंदर। बोमेंस कैप्सूल के अंदर आने के बाद आपको दिखेगा कि जो आर्टरी थी वो डिवाइड होकर के फाइन कैपिलरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। तो ग्लोमेरुलस इज ए कैपिलरी, मतलब ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज हैं और सिंगल लेयर होती हैं, कैपिलरी की बनी हुई पाइप है, और फाइनली वो फिर से जुड़ जाते हैं और जुड़ करके बनाती हैं इफरेंट आर्टरियोल। तो ये है कि एफरेंट आर्टरियोल ब्लड लेके आती है, फिर वो ग्लोमेरुलस बनाएगी, उसके बाद वो वहाँ से निकलेगी तो वो इफरेंट आर्टरियोल बनाती है। इफरेंट आर्टरियोल फिर से कैपिलरी बनाती है, कैपिलरी नेटवर्क बनाती है, जो आकर के आपको दिखेगा लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ लगा हुआ दिखाई देगा। वो पेरिफेरल जो ट्यूब्यूल्स हैं, पेरिफेरल जो आपको ब्लड दिख रहा है, ये लाल वाली पाइप जिनको कहते हैं कैपिलरी नेटवर्क, जो कि कैपिलरी की बनी हुई थिन लेयर की बनी हुई नेटवर्क है, जो कि आकर के लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ लग जाती है। ठीक है ना। तो ये है सिस्टम पूरा का पूरा। इसी सिस्टम को आगे समझेंगे, पढ़ेंगे क्या होता है वो सब, क्या कैसे काम करता है वो सब समझेंगे। अभी आप इस डायग्राम को ध्यान से देख चुके होंगे। ग्लोमेरुलस क्या है, वोमेंस कैप्सूल क्या है, और एफरेंट आर्टरियोल। देखो ध्यान से एक चीज़ देखने की है बहुत इंपॉर्टेंट, जो एफरेंट आर्टरियोल है उसका डायमीटर चौड़ा है और इफरेंट का डायमीटर थोड़ा पतला दिखाई दे रहा है, ध्यान देना। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं यहाँ लिखा क्या है। लिखा है कि भाई each nephron has a two part, the glomerulus and the renal tubule. Glomerulus is a tough capillaries formed by the efferent arteriole. तो भैया ध्यान रखना, ये ग्लोमेरुलस कैपिलरी का टफ्ट गुच्छा है, और जो किसने बनाया है, एफरेंट आर्टरियोल ने बनाया है। फाइन ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस is carried away by an efferent arteriole. The renal tubule begin with a double walled cup like structure called the Bowman's capsule. डबल वॉल्ड है, ये सवाल बना लेंगे यहाँ से, which enclose the glomerulus. Glomerulus along with the Bowman's capsule is called the Malpighian body or the renal corpuscle. The tubule continue further to form a highly coiled network that is the proximal convoluted tubule. फिर हाईली coiled है पीसीटी, उसके बाद जाओगे आगे तो आपको मिलेगा कि पीसीटी जो है वो लूप ऑफ हेनले में खुलता है, मतलब पीसीटी कॉन्वोल्यूटेड सरफेस है, वो आगे जाएगी, फिर से वो जो लॉन्ग स्ट्रक्चर बनाएगी दैट इज़ द हेयर पिन शेप हेनलीज लूप बनाएगी। फिर हेनलीज लूप जाकर के फाइनली आगे डीसीटी बनाएगा, और फिर लिखा है कि इट्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज़ अ डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब, मतलब एक पाइप नीचे जाता है वही फिर घूम के ऊपर आता है। द असेंडिंग लिम्ब कंटिन्यू एंड अनदर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर द डीसीटी, and the DCT of many nephrons open into the straight tube that is the collecting duct, and many of which converge and open into the renal pelvis through the medullary pyramid. Finally सारा कुछ जो फ्लूइड होता होगा वो सारा सिक्रीट होकर के, मतलब निकल करके एक्सक्रीट होकर के रीनल पेल्विस में आ जाता है और वहीं से यूरेटर में जाएगा। फिर लिखा है द मेल्पिगियन कार्पस्कल, ये समझने वाली बात है। मेल्पिगियन कार्पस्कल कौन होता है, तो मैं बता दूं आपको, जो ग्लोमेरुलस है, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल दोनों को मिला करके बनता है मेल्पिगियन कार्पस्कल। तो ये सवाल है भाई, यहाँ लिखा है द मेल्पिगियन कार्पस्कल, पीसीटी एंड डीसीटी एंड द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कोर्टेक्स रीजन। तो ये बहुत तगड़ी बात है, भयंकर लेवल बात है, इसको दिमाग में डाल देना कि पीसीटी भी, डीसीटी भी और ग्लोमेरुलस भी, बोमेन कैप्सूल भी, किसी भी नेफ्रॉन का कोर्टिकल रीजन में ही मिलता है, कोर्टेक्स में मिलता है। एंड वेयर आर द लूप ऑफ हेनले एंड द लूप इनटू द मेडुला, डीप इनटू द मेडुला। तो भैया जो लूप ऑफ हेनले वो मेडुला में डूबा रहता है। एंड इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट एंड एक्सटेंड ओवर अ लिटिल इनटू द मेडुला
जो आपके छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनमें लूप ऑफ हेनले छोटा होता है, उनका लूप ऑफ हेनले कोर्टिकल रीजन में थोड़ा सा, मतलब कोर्टिकल रीजन में ज़्यादातर कोर्टिकल रीजन में रहता है, थोड़ा बहुत मेडुला में जाता है। पर दूसरे तरह के नेफ्रॉन्स होते हैं जिन्हें कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स का जो आपका लूप ऑफ हेनले होता है वो थोड़ा लंबा होता है, वो जा करके आपका घुस जाता है मेडुला में। तो कोर्टिकल नेफ्रॉन और दूसरे वाले हैं जक्स्टा मेडुलरी। इन सम नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज वेरी लॉन्ग एंड रन डीप इनटू द मेडुला एंड दे आर कॉल्ड एज द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जो ध्यान रखना, ये लगभग 15% तक होते हैं टोटल का, और लगभग 85% जो होते हैं वो कोर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं। ज़्यादातर ये काम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन तब ही वर्क करते हैं, तब काम करते हैं जब बॉडी में पानी की यानी फ्लूइड्स की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तब इनका काम लिया जाता है। इसको आप आगे समझोगे। द इफरेंट आर्टीरियोल इमर्जिंग फ्रॉम द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस से निकलने वाली इफरेंट आर्टीरियोल जो होती है वो आपकी फाइन कैपिलरी नेटवर्क बनाती है। फिर से एक सवाल है कि जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है वो आपका कैपिलरीज का बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। कैपिलरीज में से चीज़ें बाहर निकल सकती हैं, पर बड़ी जो वेसल्स होती हैं ब्लड की, उनमें से चीज़ें बाहर नहीं निकलती। एक्सचेंज जो भी होगा, जहाँ भी होगा, केवल कैपिलरी के लेवल पर ही आकर के होगा, इसलिए जो वहाँ पर पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है दैट इज ऑल्सो अ कैपिलरी नेटवर्क। Minute vessels of this network run parallel to the loop of Henle and is forming a U-shaped vasa recta। तो यह देखो, वैसा रेक्टा कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में नहीं होती है, जक्स्टा मेडुलरी। जिन नेफ्रॉन्स का लूप ऑफ हेनले लंबा होता है, जिन नेफ्रॉन्स में लूप ऑफ हेनले डीप होता है, जैसे मान लो ये लूप ऑफ हेनले है और ये लंबा है, काफ़ी डीप है, तो भाई इन्हीं नेफ्रॉन्स के चारों तरफ आपको इसी तरह पैरेलल फैशन में वैसा रेक्टा, दैट मीन्स द पेरिट्यूबुलर नेटवर्क की जो कैपिलरी है वो आपको इसी तरह बराबर में लगी हुई मिलती है, यू शेप बनाती है। तो ये सवाल है कि वैसा रेक्टा कोर्टिकल नेफ्रॉन्स में एब्सेंट होती है, आपको सही कर देना है, या फिर होगी तो बहुत छोटी होगी। लेकिन जो आपके जक्स्टा मेडुलर नेफ्रॉन्स हैं उनमें आपको वैसा रेक्टा खूब भर भर के देखने को मिलेगी। ठीक है ना भाई, गुड। इसका फंक्शन आगे बताऊँगा क्या है, अभी के लिए आप जान लो ये होता क्या है। नेक्स्ट है एक फोटोग्राफ ऊपर दिया गया है, इस फोटो को फिर से देख लो। ये मेलपिगियन कार्पस्कल है, मेलपिगियन बॉडी है, क्योंकि इसमें दो चीज़ें दिखाई गई हैं। एक तो अंदर वाला ग्लोमेरुलस, जो कि ग्लोमेरुलस पता ही है आपको क्या होता है, कैपिलरी नेटवर्क है। जो एफरेंट आर्टीरियोल से फाइन ब्रांचिंग हुई है कैपिलरी की, वो बनाती हैं आपका ग्लोमेरुलस। इसके बाद आप देखोगे कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल की जो आपस में यहाँ इतनी रिश्तेदारी है। अब देखो ध्यान से कि ये बोमेंस कैप्सूल की लेयर, ये ग्रीन में ऐसे बताऊँ, यहाँ पर कलर बदल लेता हूँ इसके ना, ये पर्पल में करना। अगर ये बोमेन कैप्सूल की लेयर है ये तो ब्लड कैपिलरी की लेयर ये इसके साथ येलो वाली बना हुई है, मतलब ये ऐसा है, ऐसा समझ रहे हो। मतलब इन दोनों का सिस्टम ऐसा है जैसे ये ऐसे फंसा हुआ, ब्लड कैपिलरी की लेयर ऐसे फंसी हुई है इसके अंदर, ये समझना। तो इनका ये यहाँ पर एक्सचेंज करने वाली जो मेम्ब्रेन है वो बनाती हैं, जिस पर लेवल पर जिस पर एक्सचेंज होगा चीज़ों का, जहाँ से फिल्टर आउट होगी चीज़ें, वो है यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा। ठीक है ना, फिल्ट्रेशन स्लिट्स का फॉर्मेशन होता है यहाँ पर। तो ये आपको अगले पैराग्राफ में मिलने वाला है, सवाल मैं बताऊंगा क्या आएगा। अभी के लिए तो इतना ही था। आगे यूरिन फॉर्मेशन लिखा है कि यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द 3 मेन प्रोसेस, दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। 3 स्टेप होते हैं यूरिन फॉर्मेशन के। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सबसे पहला, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन, उसके बाद सिक्रीशन। लिखा है यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व द 3 मेन प्रोसेस नेमली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। लिखा है कि दैट टेक्स प्लेस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। द फर्स्ट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड विच इज़ कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन कैसे होगा मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, जो यहाँ पर दिया है। देखो यार, एफरेंट आर्टीरियोल का डायमीटर देखो कितना है, इफरेंट का डायमीटर कम होता है, तो इसी वजह से पीछे जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है ग्लोमेरुलस का, वहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जैसे हम प्रेशर बन जाएगा क्योंकि आगे पाइप पतला है। जो आपका कैप्सुलर प्रेशर है एक तरह का, तो ग्लोमेरुलर प्रेशर है जो, उसके कारण जो है चीज़ें फिल्टर आउट होती हैं। मतलब ऐसा होता है ग्लोमेरुलस की जो दीवार है वो क्योंकि कैपिलरी की बनी हुई है तो वो एक आपकी चौड़ी हो जाती है, उसमें चीज़ें जो है फिल्टर आउट होकर बाहर निकलती हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर साइज़ की चीज़ें फिल्टर आउट होंगी, जितना कुछ सामान छन सकता है, जो भी बाहर निकल सकता है वो सारा फिल्टर आउट हो जाएगा। जो भी निकल सकता है सारा का सारा फिल्टर आउट होकर बाहर निकल जाता है। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। जिसका साइज उस हिसाब से बैठेगा वो निकल जाएगा, जिसका नहीं बैठेगा नहीं निकलेगा। बड़ी बड़ी प्रोटीन आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब नहीं फिल्टर आउट होती चीज़ें। ग्लूकोज सारा ग्लूकोज, इंटायर ग्लूकोज निकल जाता है, एमिनो एसिड निकल जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें, सॉल्ट्स वगैरह निकल जाएंगे, इसमें से यूरिया निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो वो सब फिल्टर आउट हो जाता है, नीचे आ जाता है। ठीक है, अब काम की बात ये है कि
फिल्टर आउट होने के बाद जब इसमें से फिल्ट्रेशन हो जाएगा तो भैया ऐसा तो नहीं कि सारा ग्लूकोज, मान लो अगर यहाँ फिल्टर आउट के ग्लूकोज आ जाता है, सारा ग्लूकोज आ जाता है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि सारा ग्लूकोज जो है वो यूरिन में बहा दिया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो काम की चीज़ें जितनी भी होती हैं सभी को ब्लड में वापस उठा लिया जाएगा, उसे हम कहते हैं रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। तो अभी आप ये देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ लिखा है द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज द फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एंड विच कैरिड आउट बाय द ग्लोमेरुलस एंड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। On an average, 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered by the kidneys per minute. 1 मिनट में इतना filter out होता है, which constitute the 1/5 of the roughly 1/5 of the blood pumped out by the each ventricle in one cardiac cycle. मतलब एक बार में जो आपका ब्लड पंप होता है उसका 1/5 होता है, ठीक है। 1/5 तो आपका मतलब लगभग टोटल बॉडी में आपके 5 लीटर ब्लड है तो उसका 1/5 लगभग इतना बैठेगा, तो इतना 1 मिनट में किडनी फिल्टर आउट कर देती है। द ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कोज फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। The glomerular capillary blood pressure cause filtration of blood through 3 layers. That is the, सबसे पहले आप ऐसे दिमाग लगाओ कि मान लो ये ब्लड कैपिलरी है, मान लो ये है ब्लड कैपिलरी, तो ये है इसकी एंडोथीलियम। क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा कि ब्लड कैपिलरी में हम हमेशा पता क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम बोलते हैं। तो भाई ये है ब्लड कैपिलरी के एंडोथीलियम, सही बात है। उसके बाद मैं बता दूं आपको, उसके बाद इसके बीच में यहाँ पर होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, दोनों की, इसकी भी होगी, और इधर की साइड पे आपका होगा ये बोमेंस कैप्सूल की एपिथेलियम। तो ये ना ये जगह है, इसके बीच में से चीज़ें फिल्टर आउट होनी है, आप ऐसा समझो, ठीक है। ऐसा कि सीन ये है कि यहाँ से फिल्टर आउट होकर नीचे आना है, तो मतलब उसे क्या क्या क्रॉस करना होगा, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच वाली, और एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल, इसको फिल्टर आउट, इसको पार करके ये चीज़ें फिल्टर होकर आ सकती हैं बाहर। तो ये ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पर लिखी हुई है कि 3 लेयर कौन कौन सी हैं, लिखा है द एंडोथीलियम ऑफ द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स एंड द एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन इन बिटवीन दैम। जैसा कि रेस्पिरेशन में लंग्स पर पढ़ा था वैसा ही है। द एपिथेलियल सेल ऑफ बोमेन कैप्सूल कॉल्ड द पोडोसाइट, ये सवाल नीट में आएगा, मार्क कर लेना। दे आर अरेंज इन इंट्रिकेट मैनर सो एज टू लीव द सम माइन्यूट पोर स्पेस कॉल्ड द फिल्ट्रेशन स्लिट्स एंड स्लिट पोर्स। Blood is filtered so finely through these membranes that almost all the constituents of the प्लाज्मा के सभी चीज़ें छोड़ करके, किसी प्रोटीन और आरबीसी वगैरह को छोड़ करके फिल्टर आउट होकर के बाहर आ जाती हैं। देयरफॉर इट इज़ कंसिडर्ड एज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, इसलिए इसे हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये सवाल है क्या नहीं छनता। द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनी पर मिनट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। 1 मिनट में किडनी जितना छानती है उसे रेट कहते हैं। अमाउंट को रेट कहते हैं, यहाँ थोड़ा अच्छा लिखा है, अमाउंट जो अमाउंट क्षमता दैट इज़ अ GFR, वो रेट है। तो ये कह रहे हैं कि इस हिसाब से किडनी से लगभग एक दिन में 180 लीटर पर डे फिल्टर आउट हो जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 125 मिलीलीटर यूरिन बनता है इस हिसाब से। तो भैया देखो, अब आपका यूरिन दिन में 1-2.5 लीटर लगभग, वो भी बहुत ज़्यादा, 1-1.5 लीटर होता होगा, तो उसमें से बाकी का सारा रीअब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ये है कि सारा का सारा रीअब्जॉर्प्शन ही हो रहा है, यूरिन तो बहुत कम मात्रा में है एज़ कम्पेयर टू फिल्ट्रेशन। यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को मैं बाद में समझाऊंगा जब इसकी ज़रूरत होगी वापस आकर के, अभी के लिए छोड़ देते हैं, बाद में वापस आएंगे, इस पर ध्यान रखना। लिखा है कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड पर डे 180 लीटर पर डे विद दैट ऑफ द यूरिन रिलीज बाय 1.5 लीटर suggested that nearly 99% of the filtrate percent has to be reabsorbed by the renal tubules. This process called reabsorption. The tubular epithelial cell यानी कि PCT की सेल की बात हो रही है, यानी कि आपका लूप ऑफ हेनले की सेल की बात हो रही है, DCT की बात हो रही है, दैट इज the tubular epithelial cell in different segment of nephron perform this either by active or passive mechanism. For example, substance like glucose, amino acids, sodium, etc. in the filtrate are reabsorbed actively, whereas the nitrogenous waste are absorbed by the passive transport. तो ये थोड़ा सा सवाल आता है, ट्रिकी क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर आप मार्क करोगे, पूछेंगे सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सोडियम एक्सेट्रा इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। तो ये मार्क कर लो, ये सवाल है एक्टिवली, यानी कि ATP खर्चा होगा। वेयर इज द नाइट्रोजन वेस्ट, अगर यूरिया को रीअब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगा। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ऑल्सो, अगर पैसिवली, वाटर भी पैसिवली होगा इन द इनिशियल सेगमेंट ऑफ द नेफ्रॉन। तो शुरुआती यानी PCT की बात हो रही है, शुरुआत में PCT में वाटर भी पैसिवली ही होगा रीअब्जॉर्ब, लेकिन DCT वगैरह पर भी एक्टिवली नहीं होता, इनडायरेक्टली एक्टिव होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तरह का मान लो उसको होता है।
डायरेक्ट वाटर की रीअब्जॉर्प्शन में वाटर एटीपी नहीं लगेगा, बाकी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करने में एटीपी लग सकता है, ये ध्यान रखना। उसी के हिसाब से फिर वाटर वापस जाता है डीसीटी से। तो ये लिखा है कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन में वाटर पैसिवली उठ जाता है, लेकिन डीसीटी से अगर उठाना है तो वहाँ एक्टिवली होगा, मतलब एनर्जी लगेगी किसी और चीज़ों में, जिससे कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा। एंड ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन द ट्यूबुलर सेल सिक्रीट, अब ये तीसरी बात है सिक्रीशन। तो तीसरी बात को समझो, कह रहे जब यूरिन बनता है ना तो जो पीसीटी की सेल डीसीटी की सेल्स होती है ना, वो कुछ सिक्रीट भी करती हैं, मतलब चीज़ें जो हैं वो रीअब्जॉर्ब तो कर ही रही होती हैं, पर साथ ही साथ वो उसमें कुछ वापस डाल भी रही होती है, सिक्रीट भी कर रही होती है, कुछ चीज़ें उसमें अंदर डाली होती है, मतलब जो फिल्ट्रेट जा रहा है ना पाइप से होता है, उसमें कुछ चीज़ डाल दें। जैसे आपके घर के बाहर से गंगा बह रही हो तो आप गंगा बहते हुए में क्या करोगे, अपना कूड़ा डाल दोगे, ऐसा करते हो आप, है ना। तो आप अपने कुछ भी सामान उसमें डाल दोगे तो दैट इज़ ए सिक्रीशन। अगर आप गंगा से कुछ उठा रहे हो दैट इज़ ए रीअब्जॉर्प्शन, ये वाली बात है। तो जैसे कि हाइड्रोजन आयन, जैसे कि पोटेशियम एंड अमोनिया एंड द फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर सिक्रेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट स्टेप इन द यूरिन फॉर्मेशन, इज हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ आयनिक एंड एसिड बेस बैलेंस इन बॉडी फ्लूइड। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल, यहाँ लिखा है प्रॉक्सिमल कॉन्ट्राट्यूब्यूल। सबसे पहले आप पीसीटी का फंक्शन डालोगे, उसके बाद हेनलेज लूप का, उसके बाद डीसीटी का फंक्शन जान लोगे। आसान है चीज़ें, ध्यान से पढ़ोगे तो पेपर कर ही दोगे। और फिर से बता दूं, अगर आपने यही वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाली नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख लो, किस्मत अगर अच्छी है तो बात बन जाएगी। लिखा है पीसीटी इज लाइंड बाय द सिंपल क्यूबोइडल एपिथेलियम ब्रश बॉर्डर। पहला सवाल यहाँ से जो नीट में आएगा, पीसीटी लाइंड बाय द सिंपल क्यूबोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, ये सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, इसे मार्क कर लो। एंड विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना भाई, पीसीटी की सेल की एपिथेलियम क्यूबोइडल होती है, डीसीटी की भी क्यूबोइडल होती है। लूपो फैलने में जब डीप पे जाओगे तो वहाँ स्क्वामस हो जाती है। विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रीअब्जॉर्प्शन नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट सोडियम वगैरह इन वाटर आर रीअब्जॉर्ब बाय द सेगमेंट। पीसीटी ये सब उठा लेगा, पीसीटी सारा ग्लूकोज भी ले लेगा, समझ आई ना वापस। एंड पीसीटी ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन। अब चीज़ें उसमें से उठाई हैं तो उसकी जो फ्लूइड है, जो मतलब आपका फिल्ट्रेट है, उसकी पीएच भी मेंटेन करनी पड़ेगी। भैया आपने उसमें से कुछ उठा लिया है तो उसमें कुछ डालो अब, क्योंकि आपने आयन्स उठा लिए हैं तो उसमें अब बदले में आयन डालो, पीएच तो मेंटेन करो उसकी। तो लिखा है कि दे ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड द आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया इनटू द फिल्ट्रेट। अगर आपको बॉडी फ्लूइड में से हाइड्रोजन को धक्का देना है तो भी आप डाल दो उसमें, जाओ भाई चलो निकलो, क्योंकि हमें अपनी मेंटेनेंस करनी है। एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ द HCO3 फ्रॉम इट, और बदले में उस फ्लूइड में से HCO3 माइनस उठा लोगे। तो ये ऐसा ही है, कुछ चीज़ें बॉडी के फ्लूइड की कंसनट्रेशंस को मेंटेन करने के लिए सीक्रेट आउट की जाती हैं, और कुछ चीज़ें उस फिल्ट्रेट की पीएच या उस फिल्ट्रेट की कंसनट्रेशन को मेंटेन किया जाता है डाल करके उसमें सिक्रीशन। नेक्स्ट है हेनलेज लूप। लिखा है रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन दिस असेंडिंग लिम्ब। तो ऊपर वाला सेगमेंट जो ऊपर चढ़ता है उसमें रीअब्जॉर्प्शन बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। हाउएवर दिस प्ले सिग्निफिकेंट रोल टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द इंटरस्टिशियल, मतलब जो नेफ्रॉन के बीच की जगह होती है, उसके बीच की जो फ्लूइड जो जगह होती है, जो उसका जो कंसनट्रेशन है, उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है, उसको मेंटेन करने का काम करता है। तो लिखा है यहाँ पर कि however this plays significant role in the maintenance of highly osmolarity of medullary interstitial fluid। तो इसमें मैं बताऊंगा कैसे मेंटेन करती है, आप आगे समझोगे। फिर लिखा है कि द डिसेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू वाटर। तो ये नीट में बहुत तगड़ा सवाल है, अगले पेज पर समझाऊंगा पूरा। नीचे वाला लिम्ब जो होता है उसमें वाटर के लिए परमेबिलिटी होती है, पर सॉल्यूट नहीं निकल सकता, and almost impermeable to electrolyte, and this concentrate the filtrate as it move down। जैसे जैसे फिल्ट्रेट नीचे जाएगा तो उसकी कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी। The ascending limb is the impermeable to water but allows to transport of electrolyte actively। तो ये है सवाल, और passively, तो ये है तगड़ा सवाल, इस पर बात होंगी अगले पेज पर जब डायग्राम देखोगे तो वहाँ समझाऊंगा कि एक्टिवली और पैसिवली किस तरह से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालता है, और उससे किस तरह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो नेफ्रॉन्स के बीच की जगह है उनकी कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेनेंस मिलती है। Therefore, as the concentrated filtrate pass upward and get diluted and the pipe passes by electrolyte into the medullary fluid, यानी कि जो अपवर्ड वाले जाने वाला सेगमेंट है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, वो सोडियम को बाहर निकालता है, आप पढ़ोगे आगे, जिसकी वजह से जो आपका फ्लूइड है जब वो ऊपर जा रहा होता है, ऊपर मीन्स टू से दैट जब वो आपका असेंडिंग लिम्ब में डीसीटी की तरफ जा रहा होगा तो उस समय उसमें से निकल जाएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स,
और बाहर जो कंसनट्रेशन है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की वो बढ़ जाएगी, हायर हो जाएगी, लेकिन आपका जो फ्लूइड है, जो फिल्ट्रेट है, जो जा रहा है डीसीटी की तरफ, उसकी कंसनट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगी, वो ध्यान रखना। Therefore, as this concentrated filtrate pass upward, it get diluted due to the passage of the electrolyte to the medullary fluid. तो ये ध्यान रखना, medullary fluid की इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब medullary fluid में इलेक्ट्रोलाइट्स आ जाएंगे और जिससे कि फिल्ट्रेट यानी यूरिन जो है उसकी कंसनट्रेशन डाउन हो जाएगी, मतलब कम हो जाएगी। नेक्स्ट है डीसीटी। अब भैया सुनो, डीसीटी में तभी रीएब्जॉर्प्शन होगा जब कंडीशन होगी। तो यही तगड़ा सवाल है, ये समझने की बात है कि डीसीटी में तभी रीएब्जॉर्प्शन होगा जब कंडीशंस होंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा डीसीटी रीएब्जॉर्ब करे। अगर आपने फुल पानी वनी पर सेट पी रखा है, कोई चक्कर नहीं है पानी पीने का, आपने पूरा पी रखा है, तो भैया कोई चक्कर नहीं है, डीसीटी से नहीं उठाया जाएगा फालतू पानी, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पी इतना रखा है। तो डीसीटी तभी उठवाता है वापस रीएब्जॉर्प्शन पानी का, वो भी एक्टिवली करता है इनडायरेक्टली। तो वो क्यों करता है? क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी है और उसको वापस उठाना पड़ेगा, यूरिन में नहीं जाने दे सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि पानी बॉडी से बाहर बहा दोगे तो आपकी बॉडी में फ्लूइड्स की कमी हो जाएगी, इट मे कॉज डेथ। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। तो ये पहला ही सवाल इतना तगड़ा है कि कंडीशनल है भाई, कैसा है भाई? कंडीशनल। एंड डीसीटी इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SO3-। तो यहाँ से SO3- उठाते हैं, सेलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन, बदले में उसमें हाइड्रोजन और पोटेशियम का सिक्रीशन करते हैं, ध्यान रखना। एंड NH3 टू मेंटेन द pH एंड सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। और NH3 भी डाला जाएगा सिक्रेट आउट करके कुछ, जिससे कि आपकी बॉडी में सोडियम पोटेशियम बैलेंस वगैरह बना रहे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, लास्ट में इस बात को ध्यान से पढ़ लेना। फिर ये डायग्राम है सस्ता सा, सस्ते डायग्राम से पहले कलेक्टिंग डक्ट को थोड़ा सम्मान दिया जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिखा है दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स टू द डीप इनटू द मेडुला एंड लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर कुड बी रीअब्जॉर्ब फ्रॉम दिस रीजन। तो ध्यान रखना, रीअब्जॉर्प्शन केवल और केवल आपका लूप ऑफ हेनले डीसीटी वगैरह से ही नहीं होता, ये आपका कलेक्टिंग डक्ट से भी होगा। फिर लिखा है टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन द सेगमेंट अलाउ पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जब आपका यूरिया जा रहा होगा तो थोड़ा सा यूरिया वापस से इंटरस्टिशियम में डाल दिया जाता है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो ये बढ़िया सवाल है, इसको बताया जाएगा ऊपर आपको अभी। इट ऑल्सो प्ले अ रोल इन द मेंटेनेंस और pH ऑफ द आयनिक बैलेंस इन द ब्लड बाय द सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। ध्यान रखना, कलेक्टिंग डक्ट में भी सिक्रीशन हो सकता है, कलेक्टिंग डक्ट में भी रीअब्जॉर्प्शन हो सकता है, ये ना सोचना कि यहाँ तक नहीं हो सकता। अब आपका है फोटो पे काम होगा। ऊपर वाला लाइन यहाँ के बाद जहाँ मैंने मार्क किया है, इसके ऊपर वाला सारा सिस्टम कोर्टेक्स में है, नीचे वाला सारा सिस्टम मेडुला में है। ध्यान से देखो कोर्टेक्स में क्या बता रहे हैं। पहला पार्ट है आपका पीसीटी कोर्टेक्स में स्थित होता है। इसमें आपको जितना भी चीज़ों के एरो ऊपर को लगे मिलेंगे, ये सारा रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। नीचे दिखाया गया है सिक्रीशन, ध्यान रखना नीचे पोटेशियम नहीं दिखाया गया है, तो इस बात को लगाना देना कहीं भी पेपर में कि नीचे से पोटेशियम सिक्रीट हो रहा है पीसीटी में। आपको ऊपर दिखेगा रीअब्जॉर्ब होता हुआ, ये होता है, प्लीज़ है, इसे याद रखना है। फिर आपको दिखेगा नीचे वाला सेगमेंट डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, इस पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मैं बता दूं आपको एक छोटी सी बात, यहीं पर ही समझा दूंगा मैं वो चीज़। बाहर का जो एरिया है वो है मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इसकी कंसंट्रेशंस को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पता क्या है, वाटर बाहर क्यों आएगा? कॉमन सेंस लगाई जाए, जैसे जैसे जो आपका यूरिन है जब वो डीप इनटू द मेडुला जाएगा लूप ऑफ हेनले से होता हुआ, अगर ये जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है तो कौन से की बात हो रही है? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो उस नेफ्रॉन्स में आप देखोगे वाटर निकल रहा है बाहर। वाटर कब निकलेगा बाहर? वाटर तब निकलेगा बाहर अगर बाहर पर सॉल्यूट ज़्यादा होंगे। ध्यान से, बाहर मुझे सॉल्यूट ज़्यादा चाहिए, मतलब बाहर मुझे हाइपरटोनिक कंसंट्रेशन चाहिए। समझने की बात है, बाहर कैसा होना चाहिए? बाहर होना चाहिए हाइपरटोनिक। तब जा कर के आपका यूरिन जैसे जैसे नीचे जाएगा तो उसकी कंसंट्रेशन यहाँ तक आने पर, किनारे तक आने पर बढ़ जाएगी। क्योंकि देखो सारा वाटर निकल जाएगा, धीरे धीरे वाटर आता रहेगा बाहर, बाहर आता रहेगा वाटर, बाहर आता रहेगा, तो पानी जो है निकल जाएगा। तो नीचे आने पर, यहाँ डाउन पहुँचने पर कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा यूरिन की बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? अब मैं बता दूं, इसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर इसके चारों तरफ इस तरह से यू शेप में वैसा रेक्टा लगी है। क्या लगा है? वैसा रेक्टा मैंने बताया था क्या है। क्या है वैसा रेक्टा? वैसा रेक्टा आपका वही ट्यूब है, वही पेरिट्यूबुलर नेटवर्क है कैपिलरी का, जो कि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स में आकर के लूप ऑफ हेनले के अंतिम पार्ट के पैरेलल हो जाती है। तो मैं बता दूं अभी आपको कि जो लास्ट वाला पार्ट है वैसा रेक्टा में, नीचे आप देखोगे इसका ये फ्लूइड ऊपर को चलता है, ये इधर से नीचे को आता है, और आप लूप ऑफ हेनले में देखोगे तो इधर नीचे आ रहा है, उधर ऊपर जा रहा है।
तो इस सारा का सारा आपस में काउंटर करंट में है, यानी कि लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब और असेंडिंग लिम्ब आपस में काउंटर करंट कर रहे हैं। वैसा रेक्टा का असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब आपस में काउंटर करंट कर रहे हैं। ध्यान से देखो, वैसा रेक्टा का जो असेंडिंग लिम्ब है वो यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर वो सोल्यूट छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रोलाइट यहाँ रिलीज करता है, ये ध्यान रखना है आपको। और जब यहाँ इलेक्ट्रोलाइट रिलीज हो जाएंगे तो बाहर की कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक हो जाएगी, तो आपका जो लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर जो वाटर है वो बाहर जाएगा। वाटर बाहर आएगा तो नीचे जाते टाइम यूरिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ से फिर ये ऊपर जाना शुरू होगा, उसमें से आप देखोगे NaCl बाहर दिखाया है, यानी कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली, है ना। इलेक्ट्रोलाइट्स मूव आउटसाइड बाय द एक्टिव और पैसिव डिफ्यूजन, मतलब पैसिवली। तो भाई ध्यान रखना, नीचे की तरफ जो निकल रहा है ये पैसिव है, और अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर NaCl निकल रहा है, वो एक्टिवली बाहर निकल रहा है, ये एक्टिव मूवमेंट है, वो नीचे वाला पैसिव है। फिर ये जो वैसा रेक्टा यहाँ पे दिख रही है, ये बाबू इधर से आ रही है, तो ये पता क्या करती है, ये यहाँ से सोडियम को उठा लेती है। बस इसका काम यही है कि इधर से इलेक्ट्रोलाइट को उठाओ और डाल दो इधर दूसरी साइड में आकर के, जिससे कि वाटर बाहर निकल सके, ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहाँ पर बाहर कंसंट्रेशन मेंटेन होती है। एक चीज़ आप देखोगे ध्यान से कि कलेक्टिंग डक्ट जो जा रही है बाद में, कलेक्टिंग डक्ट में से आपको क्या दिखाई दे रहा है, कलेक्टिंग डक्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि यूरिया बाहर निकला है। तो यूरिया क्यों आया है बाहर, यूरिया मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो है, बाहर वाला फ्लूइड है, उसकी कंसंट्रेशन यानी उसकी जो ऑस्मोलैरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए बाहर आया है। ज़रूरी है ये बात। और ये यूरिया वापस से फिर से आपका लूप ऑफ हेनले में गया है और वापस से घूम के फिर से जाएगा ऊपर, और ऊपर जाने के बाद फिर से DCT से घूमता हुआ कलेक्टिंग डक्ट में आया। मतलब थोड़ा सा यूरिया वापस ऐसे 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 बार 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 वहीं घूमता रहता है, इस बात को ध्यान रखना। जैसे जैसे आपका यूरिन जो है फिर वो DCT से होता हुआ, लूप ऑफ हेनले से होता हुआ ऊपर जाएगा, तो उसमें से क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सब बाहर निकल गए हैं, तो यहाँ पर आने के बाद, मतलब यहाँ की बात करता हूँ मैं, अगर यहाँ पर आने के बाद उसकी कंसंट्रेशन बहुत डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी वापस से। ध्यान रखना इस बात का। और मैं बताऊँ PCT में जो कंसंट्रेशन, वो अगले पेज पे बताऊँगा, छोड़ो। तो यहाँ पर DCT में आया, आप DCT में देखो क्या हो रहा है, पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है, दिख रहा है, हाइड्रोजन का सिक्रीशन दिखाई दे रहा होगा आपको, और दिख रहा है सोडियम क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन है। भाई सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्लोराइड तो उसके पीछे आ जाता है अपने आप ही। उसके बाद आप देखोगे वाटर उठाया जा रहा है, उसके बाद HCO3- का रीअब्जॉर्प्शन दिख रहा है आपको, कहाँ, DCT में। मैंने कहा था ये कंडीशनल है, कैसा है, कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है भाई, ये जब जरूरत होगी तो तब किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, इसके लिए यहाँ पर कैल्शियम का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है भाई, बता दूं आपको। कैल्शियम रीअब्जॉर्ब होता है पैराथॉर्मोन्स, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन, पैराथॉर्मोन वो कैल्शियम रीअब्जॉर्ब कराता है। और जो इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, उसका काम है एल्डोस्टेरॉन जो कि आपका एडिनल कोर्टेक्स से आया है, और वैसोप्रेसिन जो पोस्टियर पिट्यूटरी से आया है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन से कहते हैं, पिट्रेसिन इसका दूसरा नाम है। ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स का और वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। ध्यान से सुनो, ये हार्मोन्स के कारण होता है, कंडीशनल है, जब जरूरत होती है, बॉडी फ्लूइड कम होते हैं, बॉडी में फ्लूइड्स की मात्रा घट जाती है, तब आपका DCT से रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसे यहाँ डाल लेना, यही सवाल है पक्का। नेक्स्ट देखते हैं फिर से आगे पेज पर क्या है, नीचे दिया है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कैसे आप फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। सीधा सीधा बताया है, नीचे जाएगा लूप ऑफ हेनले में, डिसेंडिंग लिम्ब में, तो नीचे से वाटर निकलेगा बाहर, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर से कंसंट्रेशन घटेगी, सीधा है। मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन, मतलब अगर आप पानी नहीं पियोगे तो आपके अंदर एक ऐसी टेक्निक लगी हुई है जिससे कि आप यूरिन कंसंट्रेटेड पास आउट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपकी बॉडी का पानी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। एंड द Henle's loop and vasa recta play a significant role in this. The flow of filtrate in the two limb of Henle's loop in the opposite direction and thus forms a continuous countercurrent. The flow of blood through the two limbs of vasa recta in countercurrent and is in another countercurrent pattern. The proximity between Henle's loop and the vasa recta as well as the countercurrent in them help in maintaining the osmolarity and increasing osmolarity towards the inner medullary interstitium. जितना मेडुला में नीचे 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 जाओगे आपको वहाँ पर ओस्मोलैरिटी बढ़ती हुई मिलेगी फ्लूइड की, क्योंकि जो यूरिन गया उसकी, क्योंकि यार नीचे जाने पर आपको पता है वाटर निकल गया तो बढ़ ही जाएगी कंसंट्रेशन। एंड दैट इज फ्रॉम 300, ये PCT की कंसंट्रेशन है। PCT में 300 मिली सॉरी आपकी जो 300 जबकि ओस्मोलैरिटी है PCT में, ये आपकी ब्लड के इक्वल होती है, इस बात को ध्यान रखना। ब्लड इफरेंट आर्टीरियल में जो है वो, और वो जो आपका PCT में है वो आइसोटोनिक होता है, इस बात को ध्यान रखना। एंड इन द कोर्टेक्स में नीचे जाओगे तो आपको 1200 मिलेगी, ये बढ़ गई है नीचे जाने पर। इन द मेडुला दिस ग्रेडियंट इज मेनली ड्यू टू द
NaCl एंड यूरिया. NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप. ध्यान से, हेनले लूप का असेंडिंग लिम्ब आपका छोड़ रहा है बाहर निकाल करके NaCl, जो कि वेसल एक्टा में चला जाता है. NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ वेसल एक्टा. वेसल एक्टा का असेंडिंग लिम्ब उसे वापस छोड़ देगा उधर की तरफ ला करके. DCT उसके लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब के पास छोड़ेगा. लिखा है NaCl is returned to the interstitium by the ascending portion of the vasa recta. Similarly, small amount of urea entered the thin segment of the loop of Henle, and which is transported back to the interstitium by the collecting tubule. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यूरिया बाहर छोड़ती है, यूरिया फिर से चढ़ता है लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिम्ब में और फिर जाता है ऊपर, घूमता रहता है. The above described transport of substance is facilitated by the special arrangement of Henle's loop. Vasa recta is called the countercurrent mechanism. This mechanism help to maintain a concentration gradient. इसका काम है कि वो concentration gradient को maintain करेगा. In the medullary interstitium, presence of such interstitial gradient helps in the easy passage of water from the collecting tubule by thereby concentrating the filtrate. Human kidneys can produce a urine concentrated nearly 4 times. ये सवाल नीट में आएगा. 4 गुना कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने की क्षमता आपके अंदर है, ध्यान रखना. अब आपको पढ़ने आगे रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. इससे पहले आप पिछले वाले डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, वो बहुत अच्छा आपको दिखाई भी देगा. देखो कुछ नहीं है, एफरेंट आर्टेरियोल दिख रही है, ब्लड आ रहा है, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुआ, फिल्टर हो नीचे गया. ऑस्मोलैरिटी अभी 300 दिखाई दे रही है आपको यहाँ पर. नीचे जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे वाटर मैं मार्क करूँगा इसको, मैं आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइटर से, सॉरी पिंक, ये पर्पल पेन लेता हूँ. वाटर आपको बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कि डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से वाटर परमिबिलिटी है, वाटर निकल सकता है. वाटर बाहर आएगा तो नीचे जाने पर आपका कंसंट्रेशन बढ़ती 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 चली जाएगी और नीचे जाकर के फाइनल देखो 1200 हो जाती है भाई, दिख रही होगी आपको. ऊपर जाने पर आपको पता है इसके अंदर से जो लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, इसमें से NaCl देखो, NaCl ये इतना सारा NaCl बाहर निकल रहा है पैसिवली एक्टिवली दोनों तरह से. इसकी वजह से क्या होगा, फिर से इसकी ऑस्मोलैरिटी घटेगी. ऊपर जाने पर आप देखोगे इसकी 200 हो चुकी है ना. तो यही है कि आप यूरिन को कंसनट्रेटेड कर सकते हो. फिर ये DCT में जाएगा. DCT में आपको पता है कंडीशनली यहाँ से भी वाटर निकलवाया जा सकता है. फिर ये जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, वहाँ से भी वाटर और सॉल्यूट वगैरह निकलवाए जा सकते हैं. मतलब ये है कि आपकी बॉडी जितना चाहे वाटर रिएब्जॉर्ब कर सकती है, क्योंकि उसे बॉडी फ्लूइड मेंटेन करने हैं. पता है क्यों? क्योंकि अगर बॉडी फ्लूइड कम होंगे ना बेटा, तो बॉडी फ्लूइड कम होने से आपका जो फिल्ट्रेशन है वो कम हो जाएगा. क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और प्रेशर नहीं होगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगा. फिल्ट्रेशन नहीं होगा तो आपकी बॉडी में यूरिया की मात्रा बढ़ती हुई चली जाएगी और आपकी किडनी फेलियर हो सकती है. ठीक है, तो दिखेगा आपको बराबर में वैसा रेक्टा. जैसे मैंने वैसा रेक्टर को पीछे डायग्राम में प्लेस किया था, वैसे आप इसको इमेजिनरी रूप से लूप ऑफ हेनले पे चारों तरफ प्लेस करके देख लो, आपको समझ आएगा कहानी क्या है. असेंडिंग लिम्ब आप इसका देखोगे तो उसमें निकल रहा है NaCl, और डिसेंडिंग लिम्ब जो है इसका उठा रहा है. मतलब डिसेंडिंग लिम्ब NaCl उठा के लाता है, असेंडिंग लिम्ब लेके जाता है, बस यही बात है. चलिए जी, ये कंसंट्रेशन थोड़ी देख लेना ध्यान से एक बार, कहाँ कितना नंबर लिखा है. कोई बात नहीं, अगर ये पूछ लें तो पूछ सकते हैं. उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन. देखो लिखा है, द फंक्शनिंग ऑफ द किडनी इज द इफिशिएंटली मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय द हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म involving the hypothalamus, juxtaglomerular apparatus, and the certain extent to the heart. Osmoreceptors in the body, body में आपकी क्या है, osmoreceptors होते हैं. In the body are activated by change in the blood volume. जैसे ही blood का volume change होगा तो वो activate हो जाएंगे. Body fluid volume and ionic concentration. In excessive loss of the fluid from the body can activate the receptor which stimulate the hypothalamus to release the antidiuretic hormone. तो आपको पता है हाइपोथैलेमस ADH बनाएगा, जिसे वैसोप्रेसिन पिट्रेसिन कहते हैं. एंड फ्रॉम द न्यूरो हाइपोपाइसिस, तो ये बात है कि जो आपको पता है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वैसोप्रेसिन, स्टोर होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में. अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगी इसको. ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल. तो DCT की बात हो रही है भाई, ये आएगा पेपर में पक्का, कोई ताकत रोक नहीं सकती इसको. लिखा है कि ADH फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल देयर बाय प्रिवेंटिंग डायूरेसिस, और डायूरेसिस को रोकता है, यानी कि ज़्यादा यूरिनेशन को रोकेगा. एंड इंक्रीज इन द ब्लड बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर. जैसे पानी पी लोगे, हाइपोथैलेमस आपको प्यास लगा देगा, उसे पोलिडिप्सिया कहते हैं, और जिसके कारण आप पानी पी लोगे तो फिर से आपका सब कुछ सेट हो जाएगा. लिखा है कि बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द ADH रिलीज टू कंप्लीट द फीडबैक. ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय कंस्ट्रिक्टरी रोल ऑन द ब्लड वेसल्स. तो ADH
रीअब्जॉर्प्शन के साथ साथ आपका वैसोकंस्ट्रिक्शन भी कराता है जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़े। दिस कोज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर कैन मॉडरेट और अल्टर द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो एंड देयर बाय द जीएफआर, जिसके कारण आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ सकता है। समझ आई ना, क्यों बढ़ जाएगा? प्रेशर बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, है ना। देखो फिर ये प्रेशर बढ़ाएगा तो बढ़ेगा और तो छनेगा, फिल्ट्रेशन होगा, छनने के बाद फिर से डीसीटी में जाएगा, वहाँ रीअब्जॉर्प्शन होगा, बस यही चलता रहेगा। फिल्टर होगा रीअब्जॉर्ब होगा, फिल्टर होगा रीअब्जॉर्ब होगा। भाई पानी पी लो, मुंह भी तो सूखा हुआ है ना, तो पानी पी लो, इसे टेंशन क्यों दे रहे हो? इससे अच्छा है कि आप पानी पी के काम निपटाएं, ठीक है ना। चलिए अगला पैराग्राफ आप जब समझेंगे जब आपको पीछे एक पैराग्राफ छुड़वाया था उसको समझ लोगे तो समझ आएगा। पीछे चलते हैं वापस से, चलिए जी। ये एक बढ़िया पैराग्राफ है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे यहाँ पर हम बना के भी कोशिश करते हैं दिखाने की। देख पता क्या है यार, मैं बताऊँ आपको, ये आपका बोमेंस कैप्सूल है, मान लो भाई ये है बोमेंस कैप्सूल, ये कैसा बन गया यार, ये है आपका बोमेंस कैप्सूल, मान लो ऐसा, और ये है पीसीटी, ठीक है। फिर ये नीचे आपको पता है क्या होगा, फिर नीचे जाएगा, यहाँ लूप वो फैन ले है, फिर ये आएगा ऊपर और फिर ये है डीसीटी ऐसा, और ये है एफरेंट, ये लाल वाली बनाता हूँ लाओ, ये है एफरेंट आर्टीरियोल, ये यहाँ जाके ग्लोमेरुलस बनाएगी और बाहर निकल जाएगी, ये ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे आओ, पता क्या है, जो आपका डीसीटी है ना, एक सेकेंड ना, यहाँ पे जो आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ना भाई, डीसीटी, पता क्या है, डीसीटी ना यहाँ पे ना अटैच है एफरेंट आर्टीरियोल के साथ, ध्यान रखना है, मतलब एफरेंट आर्टीरियोल का डीसीटी का कनेक्शन है, और यहाँ पर हो जाते हैं सेल्यूलर मॉडिफिकेशन। सेल्यूलर मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, जो आरबीसी जो आपकी पता क्या, जो आपकी इसकी सेल है, इसकी किसकी वाला, जो आपकी डीसीटी की सेल है, वो तो बन जाएंगी सेंसरी सेल्स, उन्हें कहते हैं मैकुला डेंसा। मैकुला डेंसा इज अ सेंसरी सेल ऑफ डीसीटी। एंड इधर आरबी जो ब्लड कैपिलरी वाली सेल्स हैं जहाँ अटैच हुआ है वहाँ, वो बन जाएंगी जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब फिल्ट्रेशन की कंसंट्रेशन देख देख के ये जो सेंसरी सेल्स हैं ये बताती हैं जेजी सेल्स को, और जेजी सेल्स बदले में एक हार्मोन बनाते हैं, दैट इज़ रेनिन। तो यहाँ से रेनिन बनता है, इसे कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस। ये कहाँ है, एफरेंट आर्टीरियोल, जहाँ पर डीसीटी से कनेक्टेड है। देखो यही है सवाल, पढ़ो क्या लिखा है। The kidney have built-in mechanism for the regulation of glomerular filtration rate. One such efficient mechanism is carried out by the juxtaglomerular apparatus. JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification of DCT and afferent arteriole at the location where they are joined together. A fall in GFR गिरने पर ये JG सेल्स एक्टिव हो जाएंगी और रेनिन बनाएंगी, ध्यान रखना है, which can stimulate the glomerular blood flow and GFR back to the normal. अब हमें सीखना ये है कि रेनिन कैसे काम करता है। The important thing is that how the renin is working. तो ये समझने वाली बात है, इस पैराग्राफ में लिखी है, बहुत अच्छा है पैराग्राफ, बहुत समझदारी का है, समझना चाहिए आपको। पेपर यहाँ से बनेगा ही बनेगा। एक सवाल लिखा है, द JGA प्ले एन कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। अ फॉल इन GFR, जैसे GFR कम होगा, कैन एक्टिवेट द जेजी सेल, उसकी वजह से कौन एक्टिव हो जाएगा, जेजी सेल हो जाएंगी बेटा एक्टिव, कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज द रेनिन विच कन्वर्ट द एंजियोटेंसिन नोजन इन द ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1। अब आपके ब्लड में लीवर से पहले ही एंजियोटेंसिन नोजन आया हुआ है, एंजियोटेंसिन नोजन एक्टिव हो जाएगा, बन जाएगा एंजियोटेंसिन 1, फिर ये उसको कन्वर्ट करके बना देगा एंजियोटेंसिन 2। ये कोई और एंजाइम होता है, छोड़ो, पर बन गया फाइनली एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 एक पावरफुल वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड वेसल्स को भयंकर रूप से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा, ध्यान रखना है, एंड इंक्रीज द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ा देगा, एंड देयर बाय GFR, और GFR बढ़ जाएगा। एक तो बात है इसकी। दूसरा, एंजियोटेंसिन 2 कॉन्स्ट्रिक्टर होने के साथ साथ एड्रिनल कोर्टेक्स को भी कर देगा एक्टिव। एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर है उसकी बात हो रही है,
एड्रिनल कोर्टेक्स को कर देगा एक्टिव। एड्रिनल कोर्टेक्स में आपको पता है मिनरेलोकोर्टिकॉइड्स बनते हैं, पता है क्या मिनरेलोकोर्टिकॉइड? भाई एड्रिनल कोर्टेक्स बनाएगी एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन है मिनरेलोकोर्टिकॉइड, ठीक है, एंड हार्मोन। एल्डोस्टेरोन रिएब्जॉर्प्शन करेगा सोडियम का और वाटर का, तो वही काम है यहाँ दोनों, यहाँ वही हो रहा है जो वैसोप्रेशन करता है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर पर अलग है और रिएब्जॉर्प्शन करने वाला अलग है। टू फॉर्म द डीसीटी से उठवा लेगा वापस। दिस ऑल्सो लीड टू द इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर, इसकी वजह से जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। दिस ऑल्सो लीड टू एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर एंड द कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इज जनरली नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इसकी फुल फॉर्म नीट में कभी कभी पूछ लेंगे, रास अगर पूछा जाए तो रास यही है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम है ये, जो कि यहाँ पर आपका क्या करता है, रीएब्जॉर्प्शन कराता है ब्लड फ्लूइड का, वाटर का, और आपकी ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करता है। इसी बात के ऊपर है चेक। चेक क्या है? आपके जो एट्रियम है हार्ट के, एट्रियम कहते हैं कि भाई हमें मारोगे क्या, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हो आप, क्या चाहते हो? तो एट्रियम बेचारे कहते हैं कि लो हम एक बनाएंगे फैक्टर ANF, मार्क कर लो, ये आएगा पेपर में। ANF इज अ एट्रियल नेट्रोटिक फैक्टर विच इज़ अ वैसोडाइलेटर, जो कि वैसोडाइलेट करता है, वेसल्स को चौड़ी करता है। तो ये क्या करेगा भाई, ये ब्लड प्रेशर कम कर देगा, वो बढ़ाएंगे ये कम कर देगा, वो बढ़ाएंगे कम कर देगा, बस ये ऐसा सीन चलता रहता है। इस सब कहानी से बचने से अच्छा है भाई पानी पी लो और टेंशन हटाओ। क्या बोलता? पानी पी लो और टेंशन हटा लो। समझ आई ना बात? ये ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका, देखो, अरे भाई पेन मोटा हो गया इतना, देखो सॉरी, ठीक है, देखो यहाँ लिखा है मिक्टुरेशन। पहला सवाल, मिक्टुरेशन क्या है? यूरिन फॉर्म बाय द नेफ्रॉन्स अल्टीमेटली कैरिड आउट द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इज स्टोर्ड इन अ वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मार्क कर लो, वॉलंटरी सिस्टम सिग्नल आएगा CNS से। ये गलत लिखा है पर ठीक है, फिर भी क्या करें, बस लिखा तो यही है। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, स्ट्रेच करेगा, ब्लैडर में यूरिन भरेगा, इन्फॉर्मेशन जाएगी, जो आपके ब्लैडर है उसके जो वॉल्स हैं उसको मैसेज आएगा। CNS पास द मोटर मैसेज टू द इनिशिएट अ कॉन्ट्रैक्शन इन द स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और फिर लिखा है साइमल्टेनियस रिलैक्सेशन ऑफ स्फिंक्टर, तो उसके आगे जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स कर जाएगा, ठीक है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन कॉल्ड मिक्टुरेशन, ये है सवाल। तो आपका यूरिन रिलीज होगा और उसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना बाबू, ठीक है। चलो फिर लिखा है एंड एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रीट आउट एन एवरेज, ये मार्क करो सारा, 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे, एंड द यूरिन फॉर्म इज लाइट येलो कलर, यूरोक्रोम कलर होता है उसके अंदर, स्लाइटली एसिडिक pH होती है 6.0, एंड उसकी एक ऑर्डर होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर है, एंड 25 to 30 ग्राम यूरिया जो है वो एक दिन में आप एक्सक्रीट आउट करते हो। Various conditions can affect the characteristic of urine. Analysis of urine help in the clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning in the kidney. For example, यहाँ से सवाल आएगा, अगर आपके यूरिन में ग्लूकोज है तो ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी है तो कीटोनूरिया कहलाता है। मार्क कर लेना, ये सवाल दोनों बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इन द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज द रोल ऑफ द अदर ऑर्गन एक्सक्रीशन। कौन कौन से दूसरे ऑर्गन्स हैं जो एक्सक्रीशन में मदद करते हैं अदर देन किडनीज? बहुत तगड़े सवाल फंसेंगे यहाँ से। अदर देन किडनीज, लंग्स, लीवर, स्किन ऑल्सो हेल्प इन वेस्ट रिमूवल ऑफ वेस्ट। आवर लंग्स रिमूव लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 अप्रॉक्सीमेटली 2000 ml पर मिनट, ये सवाल है। एंड वाटर, ये भाई ये कोई लगाएगा वाटर, आप ध्यान रखना वाटर भी वेस्ट है, यहाँ पे लंग्स निकालते हैं और इसे। लीवर द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लीवर के सवाल यहाँ से पूछेंगे, डाइजेशन कट गया है, ये आएगा पेपर में। लिखा है कि लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल बिलीरुबिन, उसमें होता है बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रोल, ठीक है, बाइल सोल्ट्स वगैरह। ये सवाल मार्क कर लो, बाइल जूस में क्या क्या होता है, कंपोजिशन है उसकी, और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, वाइटामिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं। मोस्ट ऑफ दैट सब्सटेंस अल्टीमेटली पास अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव वेस्ट। द स्वेट एंड सीबेशियस ग्लैंड इन द स्किन एलिमिनेट द सर्टेन सब्सटेंस लाइक sweat produced by the sweat gland is a watery fluid containing, मार्क करो, NaCl, small amount of urea and lactic acid। ये है सवाल, ये तगड़ा सवाल है, मार्क कर लो। Though the primary function of sweat is to facilitate a cooling effect on the body surface,
सिबेसियस ग्लैंड, जो आपकी ऑयली ग्लैंड होती है, वो आपकी स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन, वैक्स वगैरह को निकालती हैं, इसे सीबम कहते हैं। तो जो ऑयल, कई बार ऑयली फेस होता है, ऑयली सरफेस होता है, उसमें ऑयल निकलता है, उसे कहते हैं सीबम। The secretion provide a protective oily covering for the skin. Do you know that small amount of nitrogen waste could be eliminated through the saliva? तो ये मार्क कर लो, ऐसा सवाल आएगा कि सलाइवा में नाइट्रोजन वेस्ट होता है क्या, तो कहना है हाँ जी होता है। नेक्स्ट है डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैलफंक्शनिंग ऑफ द किडनी कैन लीड टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। पहला सवाल, यूरेमिया कहते हैं इसे, विच इज़ हाईली हार्मफुल and may lead to kidney failure. In such patients, urea can be removed by the process called hemodialysis. किडनी में होता है, आपको पता है। इसमें करते क्या है, हेमोडायलिसिस में करते क्या है, ध्यान से सुनो। एक आर्टरी के थ्रू सारा ब्लड बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकाल के ब्लड को, जो कन्वीनियंट आर्टरी से बाहर निकाला गया है, उसको एक डायलाइजिंग यूनिट में डालते हैं। ठीक है, उसमें हिपैरिन ऐड करके, एंटीकोएगुलेंट ऐड करके मिलाते हैं, डालते हैं पाइप में। पाइप होता है सेलोफेन की ट्यूब, जिसको कि एक फ्लूइड में डाला गया है। सेलोफेन की ट्यूब जिसमें आपका ब्लड है, जिसमें हमने हिपैरिन मिलाया एंटीकोएगुलेंट, वो अब आपका एक फ्लूइड में से जा रहा है। फ्लूइड में सारी कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा के समान ही होती है, छोड़कर यूरिया को। तो यूरिया जो है वो आपका बाहर निकल आता है। द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन द ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ द मॉलिक्यूल बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। वही है यूरिया, मतलब अगर जो भी निकालना है, जो जिसको उसकी कंसंट्रेशन बाहर कम कर दो तो निकल के बाहर आ जाएगा सेलोफेन की ट्यूब से। सेलोफेन ट्यूब सेलुलोज से बनती है। As nitrogenous wastes are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out, thereby clearing the blood. The cleared blood is pumped back to the body through a vein. मार्क करो, वेन के थ्रू। Adding the antiparin, antiparin ऐड करके डाल देते हैं बॉडी में। This method is boon for the thousands of kidney patients. Kidney transplantation is the ultimate method in the correction of acute renal failure. Kidney failure. A functioning kidney is used in transplantation from an donor to preferably close relative to minimize its chance of rejection by the immune system of the host. Modern clinical studies procedures have increased their success rate. आजकल जो है इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिसके किडनी ट्रांसप्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट है रीनल कैलकुली, किडनी की पथरी। सवाल आएगा किसकी बनी होती है, मार्क कर लेना, ऑक्सलेट्स की बनी है। हो गया ख़त्म। नेक्स्ट है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किसे कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। इसका दूसरा नाम है ब्राइट डिजीज़। तो भैया यहाँ पर हो गया आपका चैप्टर किडनी वाला ख़त्म। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा। जहाँ जहाँ बताया, जो बताया सवाल वही बनेगा। कोई ताकत नहीं है ऐसा कि सवाल बदल जाए। इस बात को आप नोट करके देख लो। नीट हो, कोई कुछ भी हो, कहीं का एग्ज़ाम हो, यही आएगा। अगर आपको नहीं यकीन हो तो आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद और नीट देने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर के जो करना कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर लोकोमोशन वाला, उसके बाद हमारे 2-3 चैप्टर बस बचे हैं, कोर्स होगा खत्म। साथ ही साथ चैनल पर आपको क्विज MCQ मिलने वाले हैं। बस लगातार चैनल पर बने रहना, सपोर्ट कर देना, दोस्तों को शेयर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। सपोर्ट कर देना यार, थैंक यू सो मच।